झारखंड के किस मुख्यमंत्री से आपकी बनी या किसके कार्यकाल को आप बेहतर कहेंगे? देखिए, दो जो शुरुआती मुख्यमंत्री हुए, बाबूलाल जी, अर्जुन मुंडा जी, इन लोगों से घनिष्ठ संबंध इस मामले में था कि ये लोग कार्यकर्ता थे। मैं उस समय पार्टी का पदाधिकारी रहता था और उन दोनों के बारे में अभी भी कहता हूँ। बाबू कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ कि बाबूलाल जी इसको कहते हैं फर्स्ट लव, इस तरह के थे, और अर्जुन मुंडा नेक्स्ट चॉइस थे। तो इन दोनों से मेरे संबंध अच्छे रहे, मगर दोनों के समय में मैंने इनकी भी जो गलतियाँ होती थी मैं इनको बताता था, कहता था। इसके कारण से दोनों से ही मेरे मतभेद हुए, दोनों से मतभेद हुए तो मैं किनारे हो जाता था, भाई आप लोग करिए जो करना हो। अगर दोनों को उसका खामियाजा तो समय से भुगतना ही पड़ा। तो उनका प्रयास यही रहता है कि जो संविधान है, नियम है, कानून है, जो सिस्टम है, आप इस सिस्टम में ही आए हैं, चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने हैं, तो सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश होनी चाहिए। और नहीं बेहतर बना सकते हैं, अपने मन का करना चाहते हैं, तो सिस्टम में बदलाव कर दीजिए, सिस्टम में परिवर्तन कर दीजिए, तब उसके अनुसार से करिए। तो यही चीज़ें हैं। मगर राजनीति, सरकार में जितने विषय आते हैं, इसके जितने पहलू हैं, वो हाथी और 5 अंधों वाली जो बात है, उतने तो 5 ही अंधे थे, 5 पहलू देखा था। यहाँ तो हरि अनंत हरिकथा अनंता है। जितने अधिक पहलू हैं इसके, उस पर कोई विचार करे, सोचे, तो यही लगता है कि क्यों हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, क्यों राजनीति में हैं, क्यों विधायक हैं, क्यों मंत्री बनते हैं। सवाल इसी पर खड़ा होता है कि जब वही काम करना है हमको यहाँ भी आकर, तो सुकून की ज़िंदगी जीते। चुनाव जीत के आए सर, भाजपा छोड़ के आए, तत्कालीन मुख्यमंत्री को हरा के आए सर। तो जब आए सर इस सरकार में, जेएमएम की सरकार में भी सर को पूरा मतलब लगा सब कुछ ठीक चल रहा है, सर को भी पूरा वैल्यू मिल रहा था। सर भी अचानक सर ये क्या हो गया सर? अचानक हेमंत सरकार के साथ भी, इसके साथ भी सर वही मधुकोड़ा और देखिए, शुरू में आपको ध्यान होगा जब मैं चुनाव लड़ा था तो मैं तो चला गया अकेले चुनाव में। उस समय मेरा समर्थन गठबंधन कांग्रेस का उम्मीदवार रहने के बाद भी हेमंत सोरेन ने खुलेआम मेरा समर्थन किया था। सुदेश महतो ने भी हमारा समर्थन किया था, नीतीश कुमार ने भी मेरा समर्थन किया था। अंत में लालू जी ने भी मेरा समर्थन किया, फ़ोन करके कहा कि हमारी पार्टी में कौन करेगा अगर खिलाफ, फ़ोन नंबर सबका हमको भेज दीजिएगा उसे। तो मैं जहाँ जाता था, बीजेपी ने नंदकिशोर यादव को वहाँ बैठाया था, मैं जहाँ जाता था मोहल्ले में लोग कहते थे कि साहब के फ़ोन आ गिल बा, कोनो बात नहीं है। सभी ने समर्थन किया। इसी नाते हमको हेमंत जी ने कहा कि हमारा जो दुमका में चुनाव है वहाँ आप आके 2 दिन रह जाइए। तो मैं वहाँ भी जाकर रहा था, सीता सोरेन के यहाँ पे गया था। लालू जी ने भी कहा कि संजय यादव हैं गोड्डा में। उन्होंने कहा टाइम नहीं है, तो चुनाव 4 बजे बंद होने वाला आज कैंपेन, ना खाली जाके चलाओ, जैसे गोड्डा जाइए, अखबार वाला छाप दी जाएगा। तो इन्होंने जो कहा किया मैंने, क्योंकि इन्होंने मेरी मदद की थी और मैं इसको खुलेआम कहता हूँ कि इन सबों ने मेरी मदद किया। तो शुरू में तो उन्होंने हेमंत सरकार का समर्थन भी किया, हाँ, गुण दोष के आधार पर उन्होंने समर्थन किया। धीरे धीरे हम लोगों ने देखा तो उन लोगों को भी बहुत रुचिकर नहीं लगा और हम लोगों को भी ठीक नहीं लगा। तो 1.5 साल के बाद अब जो गलतियाँ होती थी उनका भी न उठाए, तो सामने दूध में मक्खी गिरी है देख कर भी आप दूध पी लीजिए, तो ठीक नहीं होता है। इसलिए मैं तो आज भी खुलेआम कहता हूँ हेमंत सोरेन के बारे में कि मेरा इनसे बड़ी प्रेम और स्नेह का संबंध है। इनमें कई विशेषताएं हैं, व्यवहार में, बात में बढ़िया से मिलते हैं, जाइए दरवाजे तक छोड़ते हैं, ये सब करते हैं वो। मगर जो चीज़ें हो रही हैं, मैंने तो मुख्यमंत्री से मिलकर कहा, और विधानसभा के इस बार के भाषण में भी मैंने इस बार कहा, जो होंगे सुने होंगे वहाँ, मैंने कहा था कि मैं हेमंत जी से मिला था, उनको मैंने 2-3 फाइलों का जिक्र किया कि इसमें आपने गलत ऑर्डर किया है, इसको ठीक करा लीजिए, परेशानी में पड़िएगा। मैंने लिख कर भी उनको इस बार माइंस की बातें दिया। उसके बाद मैं मिला तो मैंने उनसे ये बताया कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आप आइसोलेटेड हो जाइएगा, और जो आपके साथ आ रहे हैं, पहली सरकार में जो लोग थे वही आपके साथ आ रहे हैं। मैंने उनको बताया है ये आ रहे हैं, मगर अंतर यही है
कि जब रघुवर दास जी के सरकार में थे तो राजबाला वर्मा का क्लोज मॉनिटरिंग था, ये नियंत्रित रूप में काम करते थे, चाहे प्रेम प्रकाश हों या विशाल चौधरी हों, सब लोग हों। अब आपके यहाँ आ गए हैं तो खुद मुख्तार हो गए हैं, अपना निर्णय लेते हैं। कुछ दिन के बाद आपको पता भी नहीं रहेगा कि ये क्या क्या कर रहे हैं। ये तो मैंने उनसे मिलकर बताया, कई चीज़ें बताई हैं, मेरा काम था मैं उनको मिलकर बता दूँ। कोई अंतर नहीं पड़ता है तो फिर आदमी उसको बाहर उठाता है। और ये बात असेंबली के रिकॉर्ड पर भी मैंने भाषण में कहा है कि भाई मुख्यमंत्री से मैंने ये सब चीज़ें कही हैं, जो गलतियाँ हुई हैं। अब किसी का विधायक प्रतिनिधि है, वह गलत कर रहा है तो उसको शक्ति तो विधायक से मिलती है ना। अगर मिश्रा जी साहेबगंज में अवांछित काम कर रहे हैं तो उनके पीछे ताकत किसकी है? क्योंकि मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हैं। तो आखिर जिम्मेदारी तो आएगी नहीं इन पर कि नहीं आएगी। इसलिए मैंने इस बात को कहना शुरू किया कि एक होता है दिस फार एंड नो फर्दर, एक सीमा तक हम लोग मदद करना चाहें सरकार को। जब इनके खिलाफ माइंस वाली आरोप लगे 1 साल पहले, तो ट्विटर पर मैंने लिखा कि भाई इसमें हेमंत सोरेन दोषी नहीं साबित होंगे। बीजेपी के लोग नाराज भी हुए, 2-3 मौके आए, ईडी ने जांच करके रिपोर्ट दिया, तो मैंने उसमें ही कहा था कि हेमंत सोरेन की गलतियां हैं, जांच होगी, सही से जांच होगी तो ये मामला रघुवर दास जी की सरकार तक जाएगा। पिछले सारी चीज़ों को मैंने प्रमाण के साथ कहा। तो बीजेपी के लोगों को लगा कि मैं हेमंत जी की मदद कर रहा हूँ, और हेमंत को लगा कि तो साहब हम पर भी वार कर रहे हैं, दोनों ही है। तो मुझे जो उचित लगता है मैं वो करता हूँ, किसी राग द्वेष नहीं है। हेमंत सोरेन से प्रेम स्नेह का रिश्ता है, क्योंकि इनके पिताजी के साथ में भी काम करने का अवसर हम लोगों को 2000 में जब नीतीश कुमार की सरकार बन रही थी तो उसमें मिला था। तो इस नाते व्यक्तिगत रूप से हेमंत जी के साथ स्नेहपूर्ण संबंध है। जहाँ तक सरकार के फंक्शनिंग की बात आती है, तो कोई सही बात हो आपकी जानकारी में आ जाए और आप उसको न उठाइए तो ये ठीक नहीं है। इसी नाते मैं इन चीज़ों को उठाता हूँ। सर, मेरा सवाल है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि हेमंत सोरेन जी का जो कार्यकाल है, ये कार्यकाल अब असफलता की ओर बढ़ रहा है। मैंने आपको ध्यान हुआ, कोई विधानसभा में मेरा भाषण पढ़िएगा इनकी नियोजन नीति पर, तो मैंने जो कहा था आज वही चीज़ें हेमंत सोरेन कर रहे हैं बाहर में। शुरू से था कि जब आप जिस संविधान के प्रावधान के अनुसार शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने हैं, सरकार बनी है, उस संविधान के अनुसार आप काम नहीं करिएगा तो आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। संविधान ने एक परिधि बना दी है, लक्ष्मण रेखा खींच दी है, उसके भीतर आप जितना जोड़ तोड़ करिए। हेमंत सोरेन की मैं प्रशंसा इसलिए करता हूँ अभी आज की डेट में कि उन्होंने खतरा मोल लिया। 1932 को जिस उत्साह के साथ उन्होंने विधानसभा में पास कराया था, उससे पीछे लौट रहे हैं। तो मैंने यही कहा था कि नेता उसी को कहा जाता है जो अपने समर्थकों को भी अपने अनुसार चलाने का प्रयास करे, न कि समर्थकों के अनुसार चलता रहे। तो इसमें ये पीछे आए हैं, 1932 के आधार को अलग करके ये कर रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं। तो इसके लिए इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि इन्होंने काफ़ी खतरा मोल लिया है और मेरे हिसाब से एक नेता के रूप में उभरे हैं। तो इस मामले में उन्होंने जो किया, मैंने भी कहा था विधानसभा में कि नैरेटिव उनका था। जब ईडी आदि की जांच होने लगी और हर दिन होता था कि 2 दिन में 4 दिन में हेमंत सोरेन जेल चले जाएंगे, इतना दबाव पड़ा, तो उन्होंने 1932 से लेके जो भी किया वह एक अपना जो नैरेटिव है, जो अपनी फिलॉसफी फ़लसफ़ा है, उसको उन्होंने व्यक्त किया और व्यक्त किया तो उसमें सफल हुए। जो विरोधी थे उन्होंने पाया कि हम तो साहब इनके सामने कमज़ोर हो गए हैं। अब मैं ये भी कहता हूँ कि हेमंत सोरेन जी को जितना भी अपने समर्थक वर्ग के लिए करना है, हर पार्टी, हर दल, हर व्यक्ति करता है कि हमारे समर्थक को इससे लाभ मिले। नीतिगत बदलाव उसके लिए करना चाहते हैं, इसमें कोई उनकी आलोचना नहीं होगी, मगर जो भी बदलाव होगा वो संविधान के दायरे में रहकर ही हो सकता है। उसके बाहर जाकर आप करेंगे तो आप कर भी नहीं पाएंगे और आप स्थिर भी नहीं रह पाएंगे। तो इस नाते मैं मानता हूँ
कि हेमंत सोरेन जी की विशेषताएं हैं, मगर दूसरी तरफ मुझे लगता है कि उनका अंकुश अपनी सरकार के ऊपर नहीं रह गया है। मंत्री हैं, उनके ऊपर भी नहीं रह गया है, और ये आज की डेट में बड़ी विफलता होगी अगर हेमंत जी अपने आप को फिर से इतना मजबूत सरकार के भीतर भी नहीं बनाते हैं कि हम अपने मंत्रियों पर नियंत्रण रखें। बाहर में तो अपना नैरेटिव डाल के उन्होंने अपना जय जय करा लिया। वो सब होने के बाद सरकार को भी तो ठीक ढंग से चलना चाहिए। इस प्रयास में कमी है, ये नहीं हो रहा है। किस कारण नहीं हो रहा है ये वो समझें। और मैंने विधानसभा में भी कहा और हेमंत सोरेन जी से मिलकर भी कहा था कि आपने बड़ी लंबा फेंक दिया, जब 1932 किया लंबा फेंक दिया, इसका गहरा असर हुआ है, मगर इसको आपको समेटना चाहिए, क्योंकि शेर की सवारी अस्थायी नहीं हो सकती है, और रणनीति हो सकती है, नीति नहीं हो सकती है। तो वह उनकी रणनीति थी मेरी समझ से। अब वो कह रहे हैं कि हम पीछे हटे हैं 2 कदम, क्योंकि हमको लंबी छलांग लगानी है। तो लंबी छलांग भी जो उनकी होगी वो संविधान के परिधि में ही संभव है, उसके भीतर रहकर ही कर सकते हैं। जितना भी कर सकते हैं, और वही करना भी चाहिए। नहीं तो जो काम होने वाला नहीं है उसके बारे में बार बार कहेंगे तो उनकी साख भी घटेगी, उनके प्रति समर्थन भी घटेगा। और एक रास्ते पर एक सफल नेता के नाते चलना चाहते हैं तो हमारी शुभकामना रहेगी। और मैंने हेमंत जी से मिल कर कहा कि देखिए, इस राज्य की जो बनावट है उसमें या तो आप मुख्यमंत्री रहेंगे या नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, ये दोनों में से कोई एक भूमिका आपके लिए निर्धारित है। तो ये मान के लंबी दूरी की नीति तय करनी चाहिए कि मैं तो मुख्यमंत्री रहूँगा या नेता प्रतिपक्ष रहूँगा, दोनों का समान महत्व है। तो ये अगर हेमंत जी समझें, इसके आधार पर हिम्मत के साथ काम करें, तो मुझे लगता है कि एक सफल मुख्यमंत्री होने की संभावना उनके भीतर है। बालू का मामला पहले भी उठाते रहे हैं और वर्तमान में भी है कि केवल 21 बालू घाट ही वैध है, फिर भी धड़ल्ले से बालू सब जगह मिल रहा है। देखिए, मैं अभी विधानसभा की जिस कमेटी का सभापति हूँ, सरकारी उपक्रम समिति है, उसमें जितने सरकार की कंपनियां हैं वो सब बालू के मामले में मैंने JSMDC को बुलवाया था सर, 2 बार 3 बार विधानसभा में रिपोर्ट भी रखा है हम लोगों ने। ये कुछ बता नहीं पाते हैं, इनकी क्षमता नहीं है करने कराने की। और बालू घाट छोड़ दिए, शहर हमारे जमशेदपुर शहर में सोनरेखा नदी जितना लंबी है, वहाँ लोग बालू उठाने लगे हैं। बालू उठाने के कारण से नदी एक किनारा प्रभावित होने लगा है। बालू उठाने के कारण से महिलाएं वहाँ नहाने जाती थी, उन्होंने जाना बंद कर दिया है। और मैंने 3 बार 4 बार TC SP माइनिंग सबको भी कहा, सबको कहता हूँ कैसा हो रहा है, 2 दिन 3 दिन बंद रहता है, फिर शुरू हो जाता है। तो जब जमशेदपुर जैसे शहर के भीतर हम लोगों के आँख के सामने ऐसा हो रहा है, तो जो 22 अभी कहा है 22 बताया है कि 22 घाट है, कभी 15 कहता है। हाँ, तो ये जो JSMDC है उसके आंकड़ों में भी अंतर आता है। हम लोगों ने जितना सवाल पूछा है कि आप एक कंपनी हैं, सरकार ने कंपनी बनाया इसीलिए कि जो काम विभाग से सीधे नहीं करा सकते हम कंपनी के माध्यम से कराएंगे। तो आपको कॉरपोरेट कल्चर की तरह काम करना होगा। CAG देखती है कि ये कंपनियां मुनाफा कर रही हैं कि घाटा कर रही हैं। CAG के प्रतिनिधि बैठक में आते हैं, एक कंपनी सरकार की सही जवाब नहीं दे रही है, JSMDC भी नहीं जवाब दे रहा है, तो अधिकारियों को कितना आप डांटिएगा, फटकारिएगा, रिपोर्ट दीजिएगा। दोष तो सरकार के भीतर है। सरकार जब चाहती है जिसको अपनी कंपनी का MD बना देती है, चेयरमैन बना देती है। कई जगह तो ये अधिकार कार्मिक विभाग को है, विभाग अपने ही बना दे रहा है, विभाग ही बना दे रहा है कि चलिए हमारा हमारी कंपनी का ये होगा। तो ये अराजकता की स्थिति होती जा रही है, और ये तो स्पष्ट प्रमाण है कि सरकार का नियंत्रण नहीं है अपनी व्यवस्था के ऊपर में, और व्यवस्था से बाहर जाकर जो काम हो रही हैं उनको भी रोकना नहीं चाहते हैं, या चाहकर भी रोक नहीं पाते हैं। यही बात हो रही है। केवल एक जिला नहीं है, अलग अलग जिलों के उदाहरण हैं। मैंने तो पलामू का उठाया था जब मैं दूसरी समिति में था, वहाँ भी कई बातों को उठाया था। तो अभी समिति में आ गया, यहाँ सभी कंपनियों को बुला के बोलता हूँ, एक कंपनी नहीं है जो कायदे से कॉरपोरेट फंक्शनिंग कर रही है अपना, कोई कंपनी नहीं, एक कंपनी नहीं है इनकी। और बालू में JSMDC भी वैसा ही है, केवल बालू ही नहीं है, कई माइंस लिया उन्होंने, इनका बैंक गारंटी जब्त हो गया है, सब हो गया है। तो अब इससे ज़्यादा कोई क्या कर सकता है, सरकार ही नहीं करना चाहेगी
तो सरकार के आँख के सामने होने वाले काम को कौन रोक सकेगा। जैसा आपने कहा कि राजनीति ही अंतिम विकल्प नहीं है, कई और सारी सामाजिक चीज़ों से जुड़े हैं आप। जी। पर्यावरण संरक्षण भी उनमें से एक है सर, काफ़ी बढ़िया काम करा है आपने। दामोदर को भी बचाने के लिए लंबे समय से आप लगे हुए हैं जी। तो इससे कितना संतुष्ट हैं सर अभी तक? क्या लगता है कुछ चीज़ें बदली हैं, कुछ सुधार हुआ है? दामोदर की ही दामोदर में औद्योगिक प्रदूषण प्रायः समाप्त हो गया है। बोकारो स्टील का एक जो नाला आता है वो बेईमानी कर रहे हैं, वो ठीक कर दें तो औद्योगिक प्रदूषण वहाँ समाप्त रहा है। दूसरा आ रहा है नगरों से होने वाला, रामगढ़ है, फुसरो है, बेरमो है, चास है, इससे होने वाला। मैंने पिछले साल ही घोषणा किया था कि अब हमारी प्रमुखता यही रहेगी कि हम इनको कैसे ठीक कराएं। तो भारत सरकार ने इसको नमामि गंगे प्रोजेक्ट में लेकर 3 जगहों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की बात के लिए फंड सैंक्शन कर दिया है। एक रामगढ़ में, एक फुसरो में और एक धनबाद में। अब मैं भारत सरकार से और यहाँ भी राज्य सरकार है उससे यही कह रहा हूँ कि चास और बोकारो को जब तक ठीक नहीं करेंगे दामोदर ठीक नहीं होगा। मैं प्रयास में हूँ कि यहाँ भी हो जाए। अब बात यही आती है कि सीवरेज प्लांट बन जाता है तो बनना और उसका सही तरीके से चलना, ये दोनों दो बातें हैं। हरमू में तो 6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, तो विधानसभा में उत्तर मिलता है 6 लगे हैं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। और कैसा चल रहे हैं, जहाँ हरमू नदी मिलती है स्वर्णरेखा से, वहाँ आप जाकर देख लीजिए चुटिया में। तो ये करना होगा नियंत्रण इस तरह से कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अलग इसके लिए इकाई बनाकर इसको नियंत्रित करे। रेगुलेटरी अथॉरिटी वही है। कल मेरा एक निजी संकल्प था विधानसभा में, हल्ला गुल्ला हुआ, नहीं हो पाया निजी संकल्प सबको। उसमें भी मैंने उठाया था कि जो वायु प्रदूषण है शहरों में ये बढ़ता जा रहा है और कोई प्रदूषण मापक यंत्र नहीं लग रहा है। अब इसमें जो उत्तर आया सरकार का वो 100% गलत है। दिया कि हमने 175 जगहों पर लगाया है वायु प्रदूषण मापक यंत्र। मैंने वेबसाइट खोल कर देखा तो ये सबके सब फैक्ट्रियों के भीतर लगे हुए हैं। टोटल फैक्ट्रियों के बाहर लगे नहीं हुए हैं और जिस स्कीम में उन्होंने बताया उस स्कीम से अलग स्कीम में लगे हुए हैं। तो ये स्थिति है। अभी जमशेदपुर का औद्योगिक शहर मान करके और रांची को व्यावसायिक शहर मान करके BIT मिश्रा ने एक स्टडी कराया है, उनके 2-3 रिसर्च स्कॉलर ने किया है। मैंने उस पर बयान भी दिया था। उसमें दिया है कि प्रदूषण का स्तर क्या रांची में हो गया है। गडकरी जी ने कल कहा है कि कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा हो रहा है। ये बात सही है। तो जितने फ्लाईओवर बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रहे हैं, कहाँ कोई प्रयास हो रहा है कैसे हम इसका प्रदूषण रोकें। तो अब जब तक ये प्रदूषण मापक यंत्र लगाकर उसको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सिस्टम से नहीं जोड़ेंगे तब तक तो झारखंड माना जाता है कि पोल्यूशन फ्री स्टेट है। केवल 2 ही जगह सिस्टम लगा है, एक धनबाद में, एक जोड़ा पोखर में, वो भी धनबाद जिले में ही है। इन्हीं दोनों का डाटा रियल टाइम डाटा जाता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, बाकी कहीं लगा ही नहीं है। और 4 मामलों में तो हम लोगों ने आगे बढ़कर लोगों से कहा कि NGT जाइए और चारों में NGT ने फाइन लगाया है। हाईकोर्ट और विधानसभा निर्माण में लगाया है, NGT ने फाइन लगाया है। उसके बाद ये पिपरवार के पास है डकरा कोयली, वहाँ के पोल्यूशन के बारे में फाइन लगाया है। साहेबगंज का एक है, मैं आप लोगों को भेज दूँगा। उसमें NGT ने तो ये लिखा है कि सरकार के कुनाइभेन से ही जो क्रशर है इनसे वायु प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि उसने 8 बार ऑर्डर किया है 2019 से लेकर और 22 तक। 8 में एक ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये सब उसने अपने जजमेंट में लिखा हुआ और अभी चीफ सेक्रेटरी को रिस्पॉन्सिबल बनाया है कि आप इसको ठीक कराइए। तो वायु प्रदूषण के बारे में जो रुचि सरकार जब तक नहीं लेगी तब तक ये कैसे ठीक होगा। जितनी बीमारियां हो रही हैं कोयला क्षेत्र में, खनन क्षेत्र में, वहाँ के अस्पताल में कोई जाकर रिपोर्ट ले। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।